चलिए जय हिंद। फिर हम लोग एक क्वेश्चन पे आ गए हैं और आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। ये राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसके अंदर बड़ा मतलब इसका बड़ा वाइड इंटरप्रिटेशन किया गया और इसीलिए इसको हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसको भी समझेंगे क्या बात है इसमें। और मोस्ट ऑर्गेनिक और प्रोग्रेसिव कहा जाता है। मोर ऑर्गेनिक इसलिए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा उत्पत्ति की संभावना है और प्रोग्रेसिव विकासशील है। विकासशील का मतलब जाहिर सी बात है, आप इसमें इस अकेले आर्टिकल के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार निकल कर आए हैं, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव कह सकते हैं। ठीक है। अब एक दूसरा सवाल ये है कि हमने जब पहला पॉइंट सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो उसमें ये था कि हु कैन क्लेम, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 का दावा कौन कर सकता है या आर्टिकल 21 किसको उपलब्ध है, तो ये एवरी पर्सन को उपलब्ध है। और एवरी पर्सन का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या दूसरे देश का नागरिक हो। अगर वो भारत में है तो उसको इस अधिकार का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। क्यों मिलेगा अभी हम बताएंगे आपको। फिर उसके बाद में लेकिन बात ये है कि वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल पर्सन का मतलब है जैसे हम आप लोग हैं, ये नेचुरल पर्सन होते हैं। एक होता आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन को क्या कहते हैं, जैसे कंपनीज वगैरह होती हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती हैं। तो यहाँ पे ये जो राइट है ये आर्टिफिशियल पर्सन के लिए बेसिकली है और कंपनीज वगैरह को नहीं। जबकि ये याद रखिएगा कि वो जो आर्टिकल 14 का प्रोविजन था वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल पर्सन को भी मिलता है। लेकिन ये चूंकि पर्सनल लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है तो ये कहीं ना कहीं नेचुरल पर्सन के लिए रखा गया है। और बल्कि यहाँ तक कि डेड पर्सन के लिए भी ये कहा गया है कि इसमें डेड पर्सन भी कवर होता है। कैसे होता है बताते हैं कि जैसे रामजीत सिंह वर्सेस मुजीब भाई का केस है, 2009 का केस है। इसमें क्या था, कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो मर जाने के बाद भी उसकी प्राण दैहिक स्वतंत्रता है। और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि जो उसका क्रियाक्रम है वो उचित सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। और जो अगर मान लीजिए उसके धर्म का पता लगाया जा सकता है तो उसके धार्मिक क्रियाकलापों के हिसाब से, या अगर मालूम है कि वो किस धर्म का था तो उस धर्म के हिसाब से उसका जो लास्ट क्रिमेशन होता है वो सब उसी हिसाब से अंतिम क्रियाकलाप वैसे ही किया जाना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा, हमने तो देखा है, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, कि हमने देखा है कि जो डेड बॉडीज होती थी वो रिक्शे पे लाद के इधर पैर और उधर पैर रख के दोनों तरफ लटक के जाती थी। तो ऐसा, और शायद वो इसी वजह से हुआ कि मरने के बाद भी आदमी की जो दैहिक स्वतंत्रता या प्राण दैहिक स्वतंत्रता की बात है, जो उसका सम्मान, आत्मसम्मान की बात है, जो उसके सम्मान की बात है, डिग्निटी की बात है, वो उसके मरने के बाद भी बनी रहती है। ये नहीं होता है कि आदमी मर गया तो उसका काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, हम और डिस्कस कर लेंगे। और फिर देखिए क्या है, आर्टिकल 21 जो बाद में इंटरप्रिटेशन हुआ वो बड़ा विस्तृत इंटरप्रिटेशन हुआ। और इसलिए इसमें यह कहा गया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी, उसका मतलब केवल एनिमल एक्सिस्टेंस से नहीं है, केवल पशुवत जीने से नहीं है, केवल आपका जानवर जैसा जीने से इसका मतलब नहीं है। बल्कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फुल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप हाईएस्ट स्टेज ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो इसका मतलब ये है कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में जो भी मतलब उच्चतम लेवल की जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं वो सब के सब आपको अवेल करने, उपलब्ध होने का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। तो अब देखिए क्या है, इसीलिए इसको बड़ा प्रोग्रेसिव कहा गया था। और प्रोग्रेसिव इसीलिए कहा गया था कि इसके अंतर्गत जो भी
अधिकार एक मानव को मानव बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं, वो सारे के सारे इससे कवर होते हैं। और केवल आदमी को जानवर जैसे जीने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। और जानवर जैसे जीने के मतलब से ये हो सकता है कि शायद आपको ये नहीं कि केवल खाना और सोना इतना ही जरूरी नहीं, बल्कि इसमें जो आपके जो भी व्यक्तिगत पर्सनल आपके डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हों, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो अच्छे से रहना हो, और चाहे वो अच्छा एनवायरनमेंट हो, चाहे वो अच्छा पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक पर्सनल लिबर्टी समझते हैं। देखिए है क्या, यहाँ पे हमने 2-3 केस लिखे हुए हैं। ये AK गोपालन का एक केस है और ये है 1950 का। 1950 के केस में क्या हुआ था कि इस केस में आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड बात आई थी, और इसमें ये कहा गया था कि जो पर्सनल लिबर्टी टर्म है, पर्सनल है ना, लिबर्टी मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी जो एक टर्म हो गया, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता हो गया, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत हो गया। तो इन्हीं ने जब आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन यानी कि निर्वचन करने, उसकी व्याख्या करने की बात थी, तो इन्होंने कह दिया कि भाई ये लिबर्टी के अंतर्गत पर्सनल शब्द लिखा हुआ है, इसलिए हम इसका बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, और इसका मतलब ही ये कि सीमित अर्थों में यूज हुआ, लिमिटेड सेंस में इसका यूज हुआ है। और सीमित अर्थों में यूज होने का मतलब ये है कि आपकी इसमें जो 21 के अंतर्गत जो प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ, वो केवल आपको ऐसा नहीं होगा कि जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया जाए, आपको बेड़ियों में मतलब बांध के कर दिया जाए, या कहीं पे जेल में डाल दिया जाए। अगर इस तरह की कोई स्थिति आ रही है तो आपका आर्टिकल 21 वायलेट होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और चीज आ रही है तो आर्टिकल 21 वायलेट नहीं होता। लेकिन ये बात बहुत ज्यादा दिन नहीं चली, और जो ये खड़क सिंह का केस था, इस खड़क सिंह के केस में कोर्ट ने बड़ा विस्तृत इंटरप्रिटेशन किया, बड़ा वाइड इंटरप्रिटेशन किया, और उसके बाद में इन्हीं ने कहा कि भाई ऐसा है कि केवल ऐसा नहीं है कि केवल आदमी को उसकी कोई मतलब कोई लाइफ ही नहीं है और उसको जैसे चाहो वैसे रखो, ऐसा नहीं हो सकता। आदमी का मतलब लाइफ, ह्यूमन लाइफ का मतलब है कि लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, आत्म सम्मान के साथ जीने का अधिकार इसमें आता है, और इसमें इसकी ये व्याख्या की गई। ठीक है, और फिर उसके बाद में खड़क सिंह के बाद में ये मेनका गांधी का केस आया 1978 का। इस 1978 के केस में इस खड़क सिंह की डिफिनेशन को बहुत विस्तृत तरीके से बताया, और इसमें ये कहा कि आपके आर्टिकल 21 के अंतर्गत वो सारे अधिकार आते हैं जो एक मानव को मानव बनाए रखने के लिए जरूरी है। मतलब अब मानव को मानव कैसे बनाए रखा जा सकता है, इसका मतलब ये, जैसे आप बात समझिए, है क्या, मानव जीवन के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। आपका आत्मसम्मान भी होता है, आपका आत्मसम्मान भी होता है, आपका मानसिक विकास भी है, जैसे राइट टू एजुकेशन है। अगर व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए तो उसको खान पान के साथ साथ उसकी जो अच्छी डाइट हो, उसको खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, उसके साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होना चाहिए। और मानसिक विकास कैसे हो सकता है, मेंटल उसका डेवलपमेंट कैसे हो, जब वो अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहा हो, अच्छे स्कूलों में जा रहा हो, उसको खेलने कूदने की बढ़िया से सुविधाएं मिल रही हो, तभी उसका मानसिक विकास भी संभव है। अगर बच्चों के पास पढ़ने के लिए मौके नहीं होंगे तो उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत मेनका गांधी के बाद से ये कह दिया गया भाई इसका जो बहुत वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड है, बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका, इसको सीमित अर्थों में नहीं रखा जा सकता। और ये जो आपने इसमें गोपालन के मामले में हमने बताया ना पर्सनल लिबर्टी, और इस पर्सनल लिबर्टी का जो मतलब इन्हीं बताया था, केवल आपको हाथ पैर बांध के नहीं छोड़ा जाएगा, आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब हर वो चीज से है जो मानव को मानव बनाए रखने के लिए जरूरी है, इससे। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और समझ लेते हैं कि हुआ क्या। तो जैसे अब ये खड़क सिंह का केस था, खड़क सिंह के मामले में क्या हुआ था
खड़क सिंह के मामले में हुआ था कि ये इनके ऊपर एक मुकदमा लगा था डकैती का, ठीक है, और ये कहा गया कि भाई ये डकैतों के गिरोह के सदस्य रहे होंगे, इसलिए इनके ऊपर मुकदमा चला। और मुकदमा चलने के बाद में इनको शायद दोषी नहीं करारा गया, बल्कि ये एक्विटल हो गए, दोष मुक्त हो गए। और दोष मुक्त होने के बाद में यूपी का जो पुलिस रेगुलेशन है उसमें एक प्रोविजन है कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर नजर रखी जाएगी। तो अब पुलिस क्या करती थी कि इनके घर पे कभी रात में 2 बजे चली जाए, कभी 1:30 बजे चली जाए, और रात में जाके टक टक देखने के लिए, नजर रखने के लिए भाई घर पे हो कि नहीं हो। तो अब ये बेचारे ऊब गए होंगे, अपने सुप्रीम कोर्ट गए साहब, जब देखो तब पुलिस चली आती, हमको रात में 3 बजे उठाई दे रही है, 2 बजे, और पूछ रही यहाँ भाई घर पे हो नहीं हो नहीं हो। तो इन्हीं ने कहा भाई जीना दुश्वार करके रख दिया है, ऐसे जीने से क्या मतलब, इस तरह की बातें हुई होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आपका प्रोविजन ठीक नहीं है। नजर रखने की ये मतलब नहीं जब चाहे तब चले जाए, हर एक आदमी की अपनी लाइफ होती है, पर्सनल लिबर्टी होती है, तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। फिर मेनका गांधी का केस भी यही था। मेनका गांधी के केस में भी इनके बाहर जाने से रिलेटेड प्रोविजन थे। तो इन्हीं ने ये कहा कि भाई हमको बाहर भी जाना है, और हम मतलब ये इन्हीं ने कहा कि इनकी एक मैगजीन वगैरह चलती है और इनको बाहर जाना था, और पासपोर्ट वगैरह इनका जब्त कर लिया गया बगैर किसी कारण बताए, बगैर किसी पर्याप्त आधारों के। तो इन्हीं ने भी अपनी चीज़ को, अपने इस एक्ट को जो सरकार ने इनके खिलाफ किया उसको चैलेंज किया और वहां तक गए, और फिर उसके बाद में इसका बहुत विस्तृत इंटरप्रिटेशन किया गया, ठीक है। और इसके विस्तृत इंटरप्रिटेशन का मतलब ये हुआ कि अब बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आ गई। अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस चीज को भी। अच्छा, फिर एक चीज और क्या है यहाँ पे, आप देखिए आर्टिकल 21 में लिखा गया है। आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ। तो ये जो एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ लिखा हुआ है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय वंचित नहीं किया जाएगा। और इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को आपको उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना है तो उसके लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए, और प्रक्रिया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर। अब जैसे बात समझिएगा, लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी, लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कभी जेल में ही बंद नहीं किया जाएगा या कभी कोई सजा नहीं होगी, लेकिन उसके लिए एस्टेब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ लिखा है, जो आपका 21 में ही लिखा है कि अगर किसी को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव करना है, वंचित करना है, तो उसके लिए एक स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि इस स्थापित प्रक्रिया का क्या मतलब है। स्थापित प्रक्रिया यानी कि एस्टेब्लिश प्रोसीजर का क्या मतलब है? तो बेसिकली है क्या, ये इंग्लिश पैटर्न पे है और एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। उचित प्रक्रिया, यह है स्थापित प्रक्रिया। और इसको भी समझते हैं क्या है इसका मतलब। देखिए एक बात समझने की कोशिश करिएगा, अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा हो तो उसमें पॉजिटिविस्ट स्कूल है, जिसको एनालिटिकल स्कूल भी कहते हैं, पॉजिटिव विचारधारा भी कहते हैं। उनका मतलब सिर्फ इतना था कि जो लॉ में लिखा है उसको वैसे ही पढ़िए, उसके आगे अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे शुरुआत में भी हमारे कोर्ट ने भी ऐसे ही रखा अपना व्यू। एस्टेब्लिश प्रोसीजर का मतलब उन्होंने ये रखा कि अगर आर्टिकल 21 में स्थापित प्रक्रिया लिखा है तो उसको उस स्थापित प्रक्रिया से ही समझा जाएगा, बाकी हमको उचित प्रक्रिया से मतलब नहीं है। और स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि एक कानून बना है, कानून के तहत एक प्रक्रिया बनाई गई है, एक प्रोसीजर बनाया गया, हम उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम आर्टिकल 21 का पालन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और उसके बाद में किसी को कोई
अगर उसको लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव कर रहे हैं तो कर सकते हैं, वंचित कर रहे हैं तो कर सकते हैं। लेकिन ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली यूएसए का है, अमेरिका का है। ये कहते हैं कि जो भी प्रक्रिया है वो उचित होनी चाहिए, और उचित का मतलब यहाँ पे ये है कि वो फेयर होनी चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए, और दूसरी चीज है नेचुरल जस्टिस के नियमों के अनुसार होनी चाहिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए। अब उचित और रीजनेबल का मतलब ये हो रहा है कि भाई अगर जो भी प्रक्रिया बनाई जा रही है तो उसमें नेचुरल जस्टिस के नियमों का पालन होना चाहिए। और नेचुरल जस्टिस के नियमों का पालन का मतलब ये बहुत शॉर्ट में समझ लीजिए कि सामने वाले को सुनवाई का मौका होना चाहिए, उसको पर्याप्त मौका होना चाहिए, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं होगा। तो अब एक बात समझने की कोशिश करिए, इस बात को इससे समझ में आएगा, अंतर समझ में आएगा कि यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है कि इस्टेब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ, और इस लॉ के तहत अगर ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाएगी, जैसे आईपीसी में आपने देखा 302 के अंतर्गत हत्या के मामले में सजा दिलाए जाने का प्रावधान है, और इन्हीं ने कहा इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, और मुकदमा चला के उसको अगर वो दोषी सिद्ध होता है तो उसको दोषी सिद्ध करके फांसी दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जाता है, ये तो हो गई स्थापित प्रक्रिया। उचित प्रक्रिया ये कहती है कि ठीक है भाई, आप उस प्रोसीजर के तहत मुकदमा भी चलाओगे, उसको फांसी तक भी ले जा सकते हो, लेकिन क्या उसके लिए उसको सुनवाई का मौका मिला है, क्या उसका रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन हो पाया है, क्या उसको अपनी बात कहने का मौका मिला है, क्या वो जो है उसको सुनवाई का मौका मिला है या नहीं मिला है, क्या वो वकील अपने लिए खड़ा कर पाया है नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे प्रक्रिया तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये देखा जाता है क्या उसको अपनी बात कहने का मौका मिला या नहीं मिला। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये उचित प्रक्रिया और इसका अंतर था। तो आर्टिकल 21 में मेनका गांधी के केस के बाद से ये कहा गया भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहें कि हमने आपके ऊपर एक इल्जाम लगाया कि आपने फलाना अपराध किया है, ऑफेंस किया है, और उसके लिए सजा की बात की जा रही है, उसके बाद में कल ही हमने उसकी सुनवाई कर दी और परसों आपको सजा सुना दी, तो ना तो आप अपने ऊपर लगे ठीक से इल्जाम समझ पाए, ना अपने आप को आप रिप्रेजेंट कर पाए, और ना ही अपने फेवर में या अपने बचाने के लिए कोई बात कह पाए। देखने में तो ये बात प्रक्रिया लगती है कि हमने आपको मौका भी दिया, लेकिन वास्तव में ये मौका नहीं मिला, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, और जब मेनका गांधी का केस आ गया तो इस मेनका गांधी के केस आने के बाद से बहुत बड़े परिवर्तन हो गए, ठीक है। जब हमने आपको बताया कि ह्यूमन डिग्निटी टर्म इसमें निकल के आया, ह्यूमन डिग्निटी यानी कि मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार, और इसके अंतर्गत हर वो चीज जो आदमी को मानव गरिमा के साथ जीने से रोकती है वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया। जैसे क्या हो सकता है, जैसे कोर्ट ने आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन करते हुए कहा कि भाई ये जो है राइट टू एजुकेशन की बात कर दी, उन्नी कृष्णन के मामले में कहा कि नहीं भाई सबको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। आपका जैसे एक विशाखा वर्सेस राजस्थान का केस आया था, जिसमें कहा कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं और उनके साथ जो वर्क प्लेस होता है जहाँ पे वो कामकाजी महिलाएं जो काम करने के स्थान है उनके साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो ये भी आर्टिकल 21 के अगेंस्ट होगा। फिर इसी तरह से उन्हीं ने MC मेहता के बहुत सारे केस आए जिसमें उन्हीं ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत कि भाई आपको स्वस्थ वातावरण में जीने का अधिकार है, पॉल्यूशन फ्री, यानी कि जो प्रदूषित वायु नहीं बल्कि एकदम साफ सुथरी जो वायु है उसको लेने का अधिकार है, और अगर इस तरह से कुछ होता है तो उसको कम किया जाना चाहिए।
और इसी तरह से वाटर से रिलेटेड बात है कि जो जल नदियों में जो नालों का पानी वानी जाता है उसको साफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई डायरेक्शन दिए, वो किसके अंतर्गत, इसी लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत दिए गए। एक केस जैसे परमानंद कटारा का केस आया था, परमानंद कटारा लिख लीजिए, ठीक है, एमसी मेहता का भी केस लिख लेते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, परमानंद कटारा का केस हो गया। परमानंद कटारा के केस में जैसे ये हुआ था कि जैसे आपने देखा है कि बहुत बार एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पे हॉस्पिटल या डॉक्टर साहब नहीं या पेशेंट नहीं है, तो होता क्या था कि अक्सर फिर उसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है या उसका उपचार वगैरह नहीं होता। तो इन केसों में ये कहा गया नहीं भाई आप ट्रीटमेंट पहले दो। और एक पश्चिम बंगाल मजदूर कामगार सभा के नाम से भी एक केस है, उसमें कहा गया था कि अगर सरकारी अस्पताल कम है और किसी व्यक्ति को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है तो ये राज्य की जिम्मेदारी है, वहां पे जो भी सरकार का खर्चा उस व्यक्ति का खर्चा हो वो सरकार को देना चाहिए। तो कितना विस्तृत, कितना बड़ा इंटरप्रिटेशन इसका किया गया। फिर इसी तरह से और आपने राइट टू एजुकेशन पे उन्नी कृष्णन का केस आ गया था, वो देखा। और जैसे जेल वाले मामले आए, कई मामले आए, जैसे सुनील बत्रा का एक केस है, तो याद कर लीजिएगा, सुनील बत्रा का केस आया। सुनील बत्रा के अंदर क्या हुआ कि जो जेल के अंदर थे जो कैदी होते थे उनको कुछ को एक टर्म होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि एकांत कारावास, और उनको एक कोठरी बना के डाल दी जाती है। आपने कई फिल्मों में देखा होगा, उसी के अंदर वो रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर इनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर किया जाता, अमानवीय व्यवहार किया जाता, बेड़ियाँ पहना के रखी जाती थी, मतलब एकदम जैसा फिल्म में देखा होगा। तो कोर्ट ने कहा यार जेल जाने मात्र से कोई व्यक्ति जो है जानवर नहीं हो जाता, और उसके जो आर्टिकल 21 के अंदर या और भी बाकी जो फंडामेंटल राइट है वो खत्म नहीं होते, तो वो अभी भी इंसान बना रहता है, ठीक है। तो ये सुनील बत्रा का केस है और भी बहुत सारे इसी तरह से केस आए। तो हमें लगता है ये आपको चीज़ समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं समझ में, हाँ तो एक चीज़ और है, वो अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो हमको कमेंट्स कर दीजिएगा, हमको बता दीजिएगा। दूसरी चीज़ है कमेंट करके अगर कोई चीज़ गड़बड़ दिखती है, जैसे आज किसी ने हमको सजेस्ट किया था कि आवाज़ नहीं आती है, लेकिन हम जो माइक वाइक लेके आए काम किया नहीं, मेरा वाइक किया, तो ऐसे कोई सुझाव अगर हो आपको तो दे दीजिए। 1-2 दिन की बात है, एग्ज़ाम निपट जाए फिर देखते हैं। चलिए ठीक, थैंक यू।